नमस्कार, न्यूज रूम में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और जिस तरीके से देश भर में इस समय सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, संसद से लेकर सड़क तक कहा जा सकता है कोहराम मचा हुआ है, संग्राम मचा हुआ है। अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं संभल का मुद्दा है तो कहीं वाराणसी का मुद्दा है तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का भी मुद्दा है। और आज इसीलिए न्यूज रूम में नेताजी के इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे हमारे साथ शख्सियत जुड़े हैं जो सबसे मुफीद है सियासत में, ऐसी जो मुद्दे हैं बड़े मुद्दों में बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और जिनके पास पंचायती राज और अल्पसंख्यक मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए बात करते हैं न्यूज रूम में नेताजी में ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत समय निकालने के लिए। ये हंगामा जो बरपा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है जो अंबेडकर को लेकर जो सियासत चल रही है, वोट बैंक की राजनीति है या फिर सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष ये प्रयास कर रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को हम भुना लें। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले, उनके नाम पर वोट देने वालों की बड़ी संख्या है। बहुत। इसको लेकर के विपक्ष हमेशा प्रयासरत है। वो अपने पिछले कारनामे को भूल जाता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हराया किसने? कांग्रेस ने। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान की अगर बात हो तो संविधान को ताक पर रखा किसने? इमरजेंसी लगाया किसने? लाखों लोगों को जेल में डाला किसने? पत्रकारों को जेल में डाला किसने? कांग्रेस ने। आज वही कांग्रेस अगर संविधान की बात करे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करे तो हंसी आती है। कांग्रेस के नेता आज घूम घूम के कह रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को हक नहीं मिला। जी। नहीं मिला तो बाधक कौन है? 50 साल यूपी में शासन कांग्रेस का, 60 साल दिल्ली में, तो जिम्मेदार तो आप हो ना। आपने नहीं दिया, इस नाते आज आप कह रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश में सब लोग मानते हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं उनकी सिर्फ एक सोच है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, नाम को भुना करके हम वोट हासिल करें और सत्ता पावें। क्या आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगने नहीं दी? 2 बार चुनाव में आप कह रहे हैं कि हराने के जो जिम्मा रहा वो नेहरू जी का रहा। क्या सम्मान नहीं मिला अंबेडकर जी को? मान्यवर कांसी राम जी आए धरती पर और माननीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लोकसभा में लगी। तब मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकसभा में लगी। इतना बड़ा सम्मान कांग्रेस देती रही। यही ना उनका कल्चर। आप इतिहास उनका पढ़िए, कांग्रेस का कल्चर का इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो बाबा साहब के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे स्पीकर महोदय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को एक एक संविधान दिया गया। कहा गया कि इसको पढ़ो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें क्या क्या लिखा है, इसको पढ़ो, जानकारी करो। क्या आपको लगता है संविधान के सहारे, अंबेडकर के सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जनाधार एकत्रित करने की कोशिश कर रही है, जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है? कि हम अगर देहात की भाषा में बोलें तो न नौमन गेहूँ हुई न राधे गऊ ने जइहन। स्थिति यह है कि कांग्रेस ने जो किया है उसका फल उसको मिल रहा है। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो उन्होंने जो किया है उसका फल उनको जनता दे रही है। आज अगर आप संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत आज हम भी यहाँ आपके यहाँ बैठे हैं। उन्होंने अगर वोट का अधिकार वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर को नहीं दिया होता तो आज ओम प्रकाश राजभर ना एमएलए होता, ना मिनिस्टर होता, ना आपके यहाँ स्टूडियो में हम आते। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच, गौतम बुद्ध जी की सोच, महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच, सावित्रीबाई फूले की सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच, सारी सोच को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में पिरो दिया। एक चीज़ और उससे समझना चाहेंगे, लगभग 75 साल मना रहे हैं हम संविधान को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बोले भी। क्या आपको लगता है इन 75 सालों में दलित समाज जो रहा है, जिसको लेकर हमेशा से हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से आवाज उठाता रहा है,
क्या वो उत्थान मिल पाया, क्या वो सम्मान मिल पाया, क्या वो रोजगार मिल पाया? नहीं, देखिए इतना तो तय है कि संविधान के दायरे में काफ़ी प्रगति हुई है। आज 125 कलेक्टर, 125 एसपी, 1100 एमएलए, एससी, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, आज संविधान की बदौलत है। आज आप उठा के देखिए, संविधान को मान्यवर कांशीराम जी ने जब उसको ले आया जनता के बीच में, बताया कि संविधान में क्या अधिकार आपका है, यही कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दलित बस्तियां जलती थी। आज मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, योगी जी की सरकार है प्रदेश में। आज बॉर्डर पर अगर उस सैनिक से पूछिए तो उसके दिल में खुशी है कि मोदी जी आए, हम आज़ाद हैं। जो बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें बड़े पैमाने पर विराम लगा है। आज कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सपा बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और आज 7.5 साल में ना कहीं दंगा हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा। अगर कोई कोशिश भी किया तो संविधान कानून उसके साथ मज्जम के कानून काम किया है। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ उत्तर प्रदेश में, और शायद उसी का परिणाम रहा है कि आज यूपी की अपनी एक अलग तस्वीर है? भाई दूसरी बार रिपीट हुई सरकार। आप 19 साल का इतिहास देखिए, सपा बसपा 19 साल कभी रिपीट नहीं हुई, बदलते रहे, लेकिन पहली बार आपने देखा ना रिपीट क्यों हुई? क्योंकि संविधान के दायरे में जो छोटा सांड की तरह अपराधी घूमते थे उन पे अंकुश लगा। जो गरीबों के थाने पर एफआईआर नहीं होते थे, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, उसमें का बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं मोदी जी के आने पर, योगी जी के आने पर अगर आप देखेंगे तो अगर कांग्रेस के हम बात करें तो कांग्रेस के नेता का बयान था कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, ठीक है, और वो 10 रुपया जमीन पर पहुंचता है। और यहाँ क्या है, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में सीधे खाते से खाते, बीच में बिचौलिया गायब। तो इस जो पारदर्शिता का फायदा ओम प्रकाश राजभर के जो वोटर हैं, जो मानने वाले हैं, उन तक पहुंचा है? 100% पहुंच रहा है। हम तो गांव में रहते हैं ना, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि साहब अगर यही व्यवस्था रहे तो अच्छा है। उनका कहना अच्छा है, क्योंकि पहले था राशन कार्ड बनवाने में लोग परेशान थे। हम खुद गवाह हैं, 82 के पंचायत चुनाव हुआ, उस समय लोग वोट राशन कार्ड बनवाने के नाम पर कि बाबू हमारा राशन कार्ड बनवा देना, हम आपको वोट दे देंगे। अब सोचिए, आवाज ऑनलाइन सिस्टम है, आप बनवाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर सुविधा। यह कांग्रेस पार्टी देखिए, गरीब जब गरीबी झेला होता है उसको पता होता है। जब गरीब कोई बीमार होता है, इलाज कराना होता है, तो बेचारा खेत रेहन रखना, सूती रुपया लेना। लेकिन माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख दिया कि जाओ इलाज करो। हम लोगों को अधिकार मिला कि अपने अपने क्षेत्रों में कोई भी गरीब अगर ऐसा छूट गया है तो वो बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है, आप चिट्ठी लिखो, रुपया मुख्यमंत्री देंगे। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में माना जाता है कि बेबाक हैं, अच्छा बोलते हैं, समझ रखते हैं जमीन की। जिस तरीके से संभल से लेकर वाराणसी तक जो मंदिरों का मामला सामने आ रहा है, आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है ये हिंदुस्तान का सनातनियों की धरती रही है, यहाँ पर कोई भी फावड़ा लेके किसी भी जमीन पर कहीं भी आप मार दे तो कोई ना कोई मूर्ति निकल ही आएगी, लेकिन ये इतना बड़ा आपको लगता है कि ये जरूरत है, या फिर किस तरीके से देख पा रहे हैं? आपके अपने विचार क्या है? नहीं, देखिए ये तो तय है कि समय समय पर आज़ादी के पहले अगर हम इतिहास की दुनिया में जाएं तो तमाम विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, वो लोग भारत पे अपना कब्जा जमा के राज किया, और उसी तरह मुसलमानों का भी आक्रमण हुआ, और यहाँ उनका लंबे समय तक शासन था। और राजा जो चाहता है वो करता है, राजा जो चाहता है वही होता है। तो राजा की मर्जी से जो जहां चाहा मंदिर पर मस्जिद बना लिया। अब आज हम कह रहे हैं कि कोई ये साबित करे कि हमारी मस्जिद पर कोई मंदिर बना है, कोई सवाल उठा कहीं? एक भी अच्छे विद्वान हैं, हाँ, अच्छे मौलवी मौलाना हैं, वो अब बता दे, कहीं सवाल कर पाए कि हमारी मस्जिद पर मंदिर बना है? आजादी के बाद से एक उदाहरण बता दे, ये क्यों हो रहा है? कोई न कोई बात है तभी ना बात आ रही है। तो इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में तो यही व्यवस्था दिया कि सभी लोग अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के मस्जिद में, किसी के मंदिर में हम जा करके अगर उपद्रव करें, हमारी सरकार हो,
ये तो गलत बात है। नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप जगह जगह मंदिर ढूंढ के सियासत कर रहे हैं। देखिए वो नहीं बोल रहे हैं, वो मुसलमानों का वोट के लिए बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमारे पाले में रहे। राहुल जी सोच रहे हैं कि हमारे पाले में रहे। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव मिल के लड़े दोनों लोग। एक साइकिल चला रहा था, एक साइकिल में बैठा था, एक साइकिल से उतर के चला गया। लेकिन बीजेपी भी तो चाह रही है कि नहीं उसको मुस्लिम वोट मिले और मुस्लिमों के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। नहीं, मुसलमान भी पसमानदा मैं कह रहा हूं मुसलमान भी वोट देता है बीजेपी को, ऐसा नहीं है। हाँ, परसेंटेज जिस तरह सपा बसपा कांग्रेस को वो परसेंटेज नहीं है, लेकिन एनडीए सरकार मोदी जी और योगी जी के राज्य में एक योजना कोई बता दे, चाहे अखिलेश जी बता दे, चाहे मायावती जी, चाहे राहुल जी, चाहे प्रियंका, कोई बता दे जिस योजना में ये लिखा हो कि ये मुसलमानों को मत देना, ये सिखों को मत देना, ये फलाने को मत देना। योजना बन रही है तो 140 करोड़ के लिए योजना है। यूपी में कोई योजना बन रही है तो 25 करोड़ आबादी के लिए बन रही है। कोई नहीं उंगली उठा सकता है। ये तो विरोधी पार्टी के लोग देखिए पाकिस्तान जाके पानी पी लिए, वहां का पानी में है विरोध, तो यही से विरोध बोलते हैं। जब अंदर उनसे मिलिए तो कहता ना योजना तो सही है। अंदर बोलते सही है, बाहर कैसे बोले, समर्थन नहीं कर सकते। अंदर कहते सही चल रहा है। ये आपने समर्थन का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर आजकल इंडी गठबंधन का बड़ा समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनको आप सलाह भी दे रहे हैं कि मायावती को साथ लेकर चलना चाहिए अगर नहीं नेतृत्व की बात हो। मैं लोकसभा चुनाव के पहले मैंने ये कहा था कि गठबंधन ये क्या बनाएंगे, जिसके पास वोट नहीं है उसको साथ ले रहे हो, जिसके पास वोट है उसको छोड़ दे रहे हो। प्रमाण है ना। जब सोनिया जी ने मायावती जी से बात की और मीटिंग में कहा कि मायावती जी को साथ लिया जाए, तो अखिलेश जी क्यों नाराज हुए? उन्होंने कहा कि अगर वो आ गई तो मैं गठबंधन से बाहर हो जाऊंगा। मतलब कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मायावती जी को साथ नहीं लेना है। इस नाते वो इस तरह की भाषा बोली। जिस तरीके से सियासत इस समय उत्तर प्रदेश में या देश भर में आप देख पा रहे हैं, अम्बेडकर को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मंदिर संभल की बात करें, 2027 की तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव के नजरिए से? देखिए 48% अति पिछड़ा है कोर्ट, यही सरकार बनाता और बिगाड़ता। आज के तारीख में मोदी जी पर विश्वास करता है, योगी जी पर विश्वास कर रहा है और बड़ी संख्या में एनडीए गठबंधन के साथ है। जो हम लोग थोड़ा बहका दिए थे, जैसे हम बहका लिए, अनुप्रिया पटेल जी बहका लिए, संजय निषाद जी बहका लिए, तो ये तीनों लोगों को मोदी जी गोलिया लिए। तो अब कहां बचा? तो विपक्ष के पास है क्या? 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने जातिवाद करके सभी जातियों को अलग कर दिया। ये तो मुसलमान उनके साथ सिर्फ इस नाते बीजेपी के लिए सपा कांग्रेस बसपा ने नफरत सिखाया है, इस नाते इनके साथ है और कुछ नहीं है। ये लोकसभा में अगर समझौता नहीं होता तो चले गए होते कांग्रेस में। ये स्थिति थी। हम तो नब्ज उनके टटोलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि विभाग भी है संख्या कल्याण, तब भीड़ जाते हैं उनके यहाँ, पूछते रहते हैं तो बताते रहते हैं। चेहरा दलित का कोई क्या आपको चेहरा मिल पा रहा है? मायावती के एक समय चेहरा हुआ करता था, अब चंद्रशेखर आजाद भी सामने आ गए हैं, दूसरे कई बड़े चेहरे आ गए हैं। तो 2027 में चुनौती ना फिर आपके लिए? तो कोई चुनौती नहीं, बीजेपी के लिए तो कोई चुनौती नहीं जब कब्जा उनका आज आपके स्टूडियो में ये राजभर बोल रहा है। 27 का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बोला लीजिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। हम है ना। एक चीज और, मैं सियासत पे आऊंगा, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है और विपक्ष बड़ा विरोध कर रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। एक देश एक चुनाव कितना जरूरी मानते हो? और सवाल ये है हमारा कि आप जैसे जो क्षेत्रीय दल है, जो अभी एक बड़ी कहा जाता है जमीन तलाश रहे हैं, आप जैसे जो नेता, क्या उनके लिए चुनौती है? क्या उनके अस्तित्व पर संकट आएगा? कोई संकट नहीं है। आप ये बताइए कि जब आजादी के बाद चुनाव हो रहा था तो एक चुनाव हो रहा था 52 से लेकर 67 कोई दिक्कत हुआ? बीच में मध्यावधि चुनाव हुए, फिर कई स्टेटों के अलग अलग चुनाव होने लगे। विसंगति है। देखिए विपक्ष का भी आरोप है कि मतदाता सूची से नाम काट दिया जाता है और विपक्ष की मांग है कि विकास नहीं होता है। वही दोनों बात कह रहा है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज है कि एक वोटर लिस्ट होगी, जो पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा, एक वोटर लिस्ट होगी। तो उन्हीं की बात है, विपक्ष की ही बात है। दूसरा है विकास। स्वाभाविक है कि जब
हर 6 महीने 5 महीने पर चुनाव होता है तो आचार संहिता लगने पर विकास बाधित होता है, काम रुक जाता है। तो उसमें वो विपक्ष भी चाहता है कि विकास हो, सत्ता पक्ष तो कर ही रहा है, तो उन्हीं का काम तो सरकार कर रही है, दूसरा काम थोड़ा है। और जहां तक सवाल क्षेत्रीय पार्टियों का आपने कहा, बहुत मजा है, मजा इस नाते है कि हम लोग कम पैसे में चुनाव लड़ लेंगे। क्षेत्रीय दलों को कोई नुकसान नहीं है। आप जैसे जो नेता हैं, लीडर हैं, जो अपना एक बड़ा जनाधार रखते हैं, उनको नुकसान कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब जैसे हमारा लोकसभा का प्रत्याशी हो गया और विधानसभा का, हमारे 6 लोग मिलकर के पैसा जुटा लेंगे और 5-6 लोग चुनाव लड़ लेंगे, 5 विधानसभा 1 लोकसभा, तो 6 लोग हो गए। अब उससे क्या होता था कि लोकसभा का फिर अकेले लड़ा और फिर विधानसभा का अकेले अकेले लड़ा। लेकिन ये भी तो आरोप है कि संघीय ढांचा प्रभावित होगा, संविधान प्रभावित होगा। ये जो डर है, ये डर किस तरीके से देख पा रहे हैं एक देश एक चुनाव को लेकर? कोई डर नहीं है, ये वो लोग डर रहे हैं जो अपने को कमजोर समझते हैं, कहीं कोई डर नहीं है। देखिए, जो विपक्ष का आरोप है, हम तो इतना जानते हैं कि वो सरकार के सुर में सुर नहीं मिला सकते। अच्छा, उनकी कमजोरी यही है। वो अगर कह दे सुर में सुर मिला दें। आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कट्टर अनुयायी मायावती जी हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन उन्होंने क्यों किया? किया नहीं। अब सवाल आता है कि अखिलेश जी कैसे करेंगे? राहुल जी क्यों करेंगे? राहुल जी क्यों करेंगे? अगर मायावती जी ने बोल दिया तो फिर अखिलेश को उनके खिलाफ आना है डट के। ये है खेल। ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन में ना होते तो क्या करते? एक देश हम समर्थन तो शुरू से मांग करते हैं। अच्छा, हमारे देखिए, हम वोटर लिस्ट को लेकर के शुरू से, क्योंकि स्वाभाविक है जो पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में लगभग 100% नाम आ जाते हैं, क्योंकि 5-5 प्रधान 6-6 प्रधान लग के करते हैं, तो वो वहां हो जाता है। फिर निकाय चुनाव में लग के करते हैं, आ जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब वही दिक्कत होने लगती है, नाम नहीं चढ़ पाता है। तो इस नाते हम एक वोटर लिस्ट की मांग हम 2002 से करते हैं, आ रहे हैं कि एक साथ एक वोटर लिस्ट हो, एक साथ चुनाव हो, ताकि हमारा भी कुछ खर्चा कम हो जाए, लोकसभा का लड़ने वाले का भी खर्चा कम हो जाए। बिल्कुल, काफी पुरानी मांग है आपकी। हम तो शुरू से लड़ रहे हैं। तो जो लोग सवाल पूछना चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि सर, जिस तरह कल राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का मुक्की किया और 2 सांसद घायल हो गए, तो सर इन सब क्रियाकलाप को आप अपने किस नजर से देखते हैं? क्या यह संसद में गरिमा की नजर से किस तरह देखते हैं सर इसको? संसद के गरिमा के खिलाफ है। जनता चुन करके दिल्ली में सांसद भेजती है अपने मुद्दों को बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए। अब सदन में जाकर के अगर सांसद इस तरह की हरकत करे, उजटता का पैदा करे, तो ये अशोभनीय चीज है। जी सर। दूसरा सवाल ये है कि जैसे वक्त संशोधन विधेयक बिल को 2 महीने की और टाइम बढ़ा दिया गया है, तो सर जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की साजिश है। तो सर इस बिल को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, शायद अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष में नहीं होते, अगर हमारी जगह होते तो वो भी समर्थन करते। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, वो इसी जमीन को अगर कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो फिर वो जाकर के एप्लीकेशन देते हैं रेवेन्यू में कि हमारी ज़मीन खाली करा दो। कोई सुनवाई नहीं। उसमें इतना संशोधन है कि वो अगर एप्लीकेशन देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो उसकी जांच डीएम करेंगे, और 1359 फसली में अगर उनका नाम है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, तो उनको मिलेगा, नहीं तो जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति रहेगी। ये संशोधन है। और वक्फ बोर्ड में जो ज़मीनों का मामला है, वो जो मुसलमान का दुश्मन मुसलमान है, ये लोग पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को भर्ती किया, लेखपाल की, ग्राम सेवक की, दरोगा की भर्ती होती थी, तो जाति चीन की अपनी जाति को, अब मुसलमान को बोरा का बोरा वोट लेके खाली झोरा थमा देते थे, सरकार बन जाती थी। देखें, जाओ फिर झोरा में भरो, और चुनाव आएगा तो बोरा में भर के लेके आ जाना, हमको दे देना, भाजपा की तरफ मत ताकना, नहीं तो अखिया फूट जाइए। सर, मेरा आपसे सवाल है, अभी हाल ही में आपने एक बयान दिया अल्पसंख्यकों को लेकर के। आपने कहा कि जिन लोगों को अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं दिखती, उनकी आंखों में मोतियाबिंद है। क्योंकि देखिए, मुसलमान आज के समय में सर राजनीति का केंद्र बिंदु हो गया है, फिर वो विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली चीज तो वो मुसलमान राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है, पहली बात। पहली बात कि चूंकि 20% आबादी है, 80% आबादी
गैर मुस्लिम हैं, वो कैसे केंद्र बिंदु हो सकता है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि हमने कहा कि दिखाई नहीं देता। उन मुसलमानों के मसीहा को नहीं दिखाई देता है जो कल तक शासक थे। सपा की सरकार, बसपा की सरकार, एक काम बता दें, 38% आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में था। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने इतना डेवलपमेंट किया, 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं जिनके चश्मे में मुसलमान नहीं, अधिकार नहीं दिखता, वोट दिखता है सिर्फ। ये वोटर बन करके रह गया मुसलमान। ये उनके लिए मैंने कहा था जो शासन इनके वोट के दम पे किए। सर, कहा जाता है कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आना चाहिए। अभी प्रभात पांडे, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो, असम का मामला हो, कई युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में एक राजनेता की क्या जिम्मेदारी है, खासकर आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की, बड़े नेताओं की और सरकार की भी? सर देखिए, नौजवान वो चीज़ है, देश की धरोहर है, और नौजवानों के विषय में हर पार्टी, हम ही नहीं, एनडीए सरकार ही नहीं, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे किसी की सरकार रहती है, उस सरकार में हर व्यक्ति कोशिश करता है वो कि उसकी कोशिश में कितना वो नौजवानों को रोजगार दे सकता है, कितना आगे बढ़ा सकता है। आज आप बताइए कि हर जिले में मेले लग रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। अभी अभी करीब 1.5 महीना पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया, 500 करोड़ रुपया एक मिल मालिक को फैक्ट्री लगाने के लिए। मैं भी कैबिनेट में था। जब प्रस्ताव आया तो मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इसमें 2 लाइन और बढ़ जाए तो मजा आ जाए। कहें ये कौन सी बात है? हमके अगर 500 करोड़ बिना ब्याज का आप उद्योगपतियों को लोन दे सकते हैं, तो जो प्रदेश में जो जिसको नौकरी हम नहीं दे सकते, अगर वो रोजगार करना चाहे तो उसको 5 लाख दे दीजिए, वो बिजनेस करे, और जो उसका ब्याज हो तो सरकार भरे। तो कहें कि आपके विभाग से कटेगा, हमके काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मेंशन हो गया, 5 लाख रुपया बिना ब्याज का सरकार देगी लोन, और उम्र 21 साल से 40 साल तय हो गया। लोन सरकार 5 लाख, नौजवान जो लेना चाहे, और ब्याज जो भी होगा वो सरकार देगी। अब सरकार अगर नौजवानों के प्रति चिंतित नहीं होती, ये कानून आता। 7 लाख नौजवानों को लगभग नौकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हम लोग दे चुके। ये नौजवानों को दे रहे हैं। अब जिसकी उम्र 60 साल है वो थोड़ा नौकरी देते हैं। सर, आपने 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, एनडीए से आप अलग हो गए थे। आज आप फिर से एनडीए के साथ आके एनडीए की बगावत कर रहे हैं। उस समय आपको क्या था कि मोदी और योगी ने काम अच्छा नहीं किया है, अब अच्छा काम करना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, हम एक सामाजिक न्याय समिति बनी थी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे यूपी के। उसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारी उनसे बात हुई थी, प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी कि ये रिपोर्ट लागू हो। उसको लेकर के हम बराबर संघर्ष करते रहे। फिर बीच में ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, तो फिर हम लोगों ने माननीय राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांट दिया गया। उसको लागू करने की बात सदन में मुख्यमंत्री जी 5 बार बोले, अमित शाह जी कहे। इसी लखनऊ में 2 बार पंचायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में माननीय अमित शाह जी आके कराए थे 2 बार। जब उसके बाद रिपोर्ट तैयार नहीं लागू हुआ तो ये हुआ कि रोहिणी आयोग का गठन हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा 27% आरक्षण को। तो फिर हमने सोचा कि अब पता नहीं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी। हम जनता के बीच में कह के आए हैं, रोहिणी आयोग का गठन किया। जब वो समीक्षा की बात आई तब फिर डोरा मेरे ऊपर डाला गया कि आप आइए एनडीए के साथ, अब इसको लागू करने की तैयारी हो रही है। तो फिर मैं इधर आया। और मजे की बात आपको बता दें, हम तो 2 बार किए हैं। यहाँ 8 बार सपा वाले किए तो कोई नहीं बोलता है, 10 बार कांग्रेस वाले किए, 9 बार बसपा वाले दल बदल करते हैं, इनसे उनसे करते हैं, तो उनको कोई नहीं, क्योंकि हम छोटी पार्टी वाले हैं, इस नाते लोग खट से कह देते हैं। नहीं, आप ज्यादा पॉपुलर हैं, आप ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचते हैं, इसीलिए आपका नाम बार-बार आता है। कोई और सवाल? सर, इस बार विधानसभा की कार्यवाही में देखा गया है कि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, और कल भी ऐसा सामने आया है कि अध्यक्ष जी लगातार विधायकों को बताते रहे कि हंगामा ना करें, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा टला नहीं और विधानसभा की कार्यवाही जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तो इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या है कि विपक्ष लगातार हंगामे पे तुला रहा और माना नहीं? ऐसा कोई उपचुनाव में मिली खींच की वजह तो नहीं है? ऐसा नहीं, देखिए, चुनाव की खींच नहीं है।
अब जैसे झूठ बोल के राजनीति कितने दिन की जाएगी? झूठ बोल करके लोकसभा में वोट यूपी में तो ले लिया गया। अब सपा कांग्रेस को इस बात की चिढ़ है कि ये मुसलमान बीजेपी में चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। जैसे फिल्म शोले में गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया तो उसी तरह ये दोनों परेशान है, छटपटा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। इस नाते ये लोग सदन, देखिए हम भी सदन में हैं, आप 7.5 साल की कार्रवाई उठा के देखिए, हम चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सदन में काम करते हैं। पहले दिन तो ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए, हम तो देख रहे हैं जब जब सदन चल रहा है 7.5 साल से, ये खाली वो फोटो सेशन चलाते हैं। एक आखिरी सवाल, समय बहुत कम है। ओम प्रकाश राजभर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जमीनी नेता है, लोगों से संवाद करते ये है, या फिर जैसे आपने कहा ना कि संसद में लोग किसी को गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या इस समय की सियासत में शुचिता की कमी आई है? क्या जो संस्कार कभी सियासत में हुआ करते थे, और यही उम्मीद भी की जाती है कि सियासत में संस्कार बेहद जरूरी है, पर वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? देखिए, जो पहले समय के आज़ादी के बाद के जो लीडर थे उनको देश के प्रति, समाज के प्रति चिंता थी। और आज के जो नेता हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि 2 तरह के नेता हैं। एक तो अवसरवादिता वाले नेता हैं कि अगर अवसर मिल गया उधर तो फिर उधर। अभी 2 बार आप भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ, हम कहाँ अलग हैं, हम तो कह ही रहे हैं अवसरवादिता। बनारस से चलते हैं, सुल्तानपुर आते आते झंडा बदल जाता है फिर लखनऊ आते आते दूसरा झंडा लगा के पहुंच जाते हैं बनारस। एक ये वो संसद की गरिमा के खिलाफ है। तो हमको अपने पर कॉन्फिडेंस, हम चोरी नहीं करते, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और मेहनत करके जो बात आपने कहा कि आज हम गवाह हैं, आज अगर हम बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो हम आपके ऑफिस नहीं आते। आज संजय निषाद जी अगर बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो आज ये नेता यहाँ तक नहीं आते। मायावती जी अगर बीजेपी की शरण में नहीं गई होती तो आज वो 4 बार सीएम नहीं बनी होती। मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश में बड़े लीडर उभरे तो ये भारतीय जनता पार्टी 89 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। कितना उदाहरण हम बतावें। तो जो मोदी जी कह रहे हैं आप उठा के देखिए, संजय जी के साथ जितने विधायक हैं, अनुप्रिया पटेल जी के साथ जितने विधायक हैं, हमारे साथ जितने विधायक हैं, उसमें बड़े पैमाने पर जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम एमएलए बन के आएंगे, वो आकर के एमएलए और मंत्री बन के घूम रहे हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं उनके बात में दम है। बिल्कुल सही। और यही जो प्रकाश राजभर के अंदर जो बेबाकी है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, शायद यही है जो संघर्ष से करके निकले। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 1 लाख से अधिक जो युवा है आने वाले समय में वो सियासत में आएंगे, और ऐसे युवा जिनका लेना देना सियासत से या राजनीति से उनके परिवार का नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ रूम में नेताजी में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।